नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम आपसे बार बार ये कह रहे हैं कि आप मास्क पहनिए, क्योंकि मास्क ही एकमात्र हथियार है। इसको लेकर के हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। और आप अभी खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। पीएम मोदी ने पंजाब, कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से बात की है। पीएम मोदी ने कोरोना पर मुख्यमंत्रियों से बात की और राज्य में कोरोना के हालात पर चर्चा की है। तो एक्शन में है पीएम मोदी। हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा फोन लाइन पर मौजूद है। अमिताभ, कल भी हमने देखा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बातचीत की थी और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी। आज भी ये दौर जारी है, तो काफी एक्टिव हो गए हैं पीएम मोदी। देखिए, दो चीजें तो साफ हैं कि प्रधानमंत्री का पहला एजेंडा था कि देश में जो सप्लाईज हैं दवाओं की, वैक्सीनेशन की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, उसको पहले सुनिश्चित किया जाए। तो देश विदेश से मदद ली गई है और देश में काफी मात्रा में अब वो सब जरूरी चीजें आ गई हैं जो कोविड से जंग लड़ने में मदद कर रही हैं। अब एजेंडा है प्रधानमंत्री का कि इसको कैसे देश भर में, राज्यों में उन जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाए जिन्हें सख्त जरूरत है, कोविड-19 से जूझ रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री लगातार मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं। आज उस कड़ी में वो येदियुरप्पा, अमरिंदर सिंह, नीतीश कुमार और तीरथ सिंह रावत से बात की। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, 3 तो बीजेपी एनडीए शासित हैं। कप्तान अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री। तो जाहिर तौर पर ऐसा कोई पक्षपात नहीं हो रहा कि सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों से बात कर रहे हैं। उन्होंने देश के हर राज्य से मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं और आने वाले दिनों में पूरे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 1-2 दिनों में वो बात कर ये बताएंगे कि क्या क्या केंद्र सरकार सुविधा मुहैया करवा रही है और कैसे उनको आने वाले दिनों में वो कैसे जूझ रहे हैं, ये जानने की भी कोशिश करेंगे। बिल्कुल अमिताभ, और हमने देखा कि पिछली बार कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और कई तरह के मतभेद भी सामने आए थे कई मुद्दों को लेकर। अब सीधे पीएम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं, तो जो ये मतभेद थे वो भी दूर होंगे। देखिए, संवाद सबसे बड़ा कारक होता है जो मतभेद को दूर करता है। मनभेद न हो, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी जंग लड़ रही है, एक अदृश्य शक्ति से जंग लड़ रहा है देश। तो ऐसे में मनभेद न हो और बातचीत संवाद से तो सारे रास्ते खुल जा रहे हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात हो, चाहे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से बात हो, ममता बनर्जी जो चिट्ठी लिख रही है उसके ऊपर भी सरकार बराबर रिएक्ट कर रही है कि पूरी की पूरी सहायता दी जा रही है और दी जाएगी। तो जाहिर तौर पर इसमें पार्टी लाइन से परे और आम जनता के हित में जो फैसले लिए जा सकें, राज्य सरकार उस दिशा में आगे बढ़े, यही प्रधानमंत्री की सोच है। और इसलिए वो लगातार मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं ताकि कोरोना से जो भी सुविधा है वो आम आदमी तक और दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच सके। ठीक है अमिताभ। कोरोना के इस दौर में जिस वक्त लोग खुद को और अपनों को इस महामारी की चपेट में आने से बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं, वहां कोरोना काल के कुछ गिद्ध ऐसे भी हैं जो मजबूर और बेबस लोगों पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। ऐसा ही एक किस्सा सामने आया गाजियाबाद से। यहाँ एक गैंग कोरोना पीड़ित मरीजों को बड़े अस्पतालों में बेड दिलाने और भर्ती करवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर चुका है। पुलिस ने ठगी के इल्जाम में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से करीब 2 लाख रुपए भी बरामद किए हैं, जबकि इनके 3 साथी फरार हैं। बताया गया कि ये गिरोह ऐसे लोगों की ताक में रहता था जो अस्पताल में बेड पाने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। ये लोग मरीज के रिश्तेदार से अपने खाते में रुपए ट्रांसफर करवा देता है और फिर लापता हो जाता था। पुलिस फिलहाल इनके शिकार हुए लोगों का पता लगा रही है। दिल्ली कोरोना के प्रहार से करहा रही है, लेकिन गिद्ध अपनी जेब भरने में लगे हैं। दिल्ली के ही एक अस्पताल से हैरान करने वाला वाकया सामने आया है। इस अस्पताल का गार्ड कोरोना मरीजों को ट्रे से रेमडेसिविर इंजेक्शन चुराकर उसे 20-20 हजार रुपए में बेच रहा था। यही नहीं, बिहार के भागलपुर से एक कंपाउंडर पकड़ा गया जो कोरोना से मारे गए लोगों के नाम पर अस्पताल से रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर उसकी कालाबाजारी कर रहा था। ऐसे में सवाल ये कि महामारी में कानून नियम तोड़कर इंसानियत के दुश्मन बनकर मुनाफा कमाने वाले इन गिद्धों की सजा
कितनी भयंकर होनी चाहिए। इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाए तो क्या होगा? महामारी के इस दौर में भी इंसान अगर स्वार्थी बन जाए तो क्या होगा? जब समाज को एक दूसरे के साथ की जरूरत हो लेकिन लोग मुनाफा कमाने की होड़ में जुट जाएं तो क्या होगा? हाहाकार मचेगा, जरूरी सामान की किल्लत होगी, सरकारों की कोशिशें नाकाम होंगी। तो फिलहाल हिंदुस्तान में कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। कोरोना काल के गिद्ध एक्टिव हो गए हैं और लोगों को नोच रहे हैं। तस्वीरें पटना की हैं। यहां के गांधी मैदान स्थित एक निजी अस्पताल में आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी चल रही है। आर्थिक अपराध इकाई को इस बात की सूचना मिली थी कि जीवन रक्षक दवाइयां यहां मरीजों को ब्लैक में बेची जा रही हैं। उसी के बाद आर्थिक अपराध इकाई ने गांधी मैदान पुलिस के साथ यहां छापेमारी की। अस्पताल से जीवन रक्षक दवाइयां भी बरामद की गई हैं। यही नहीं, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस की गिरफ्त में आए इस युवक को देखिए। दरअसल ये एक कंपाउंडर है, यानी फ्रंट लाइन वर्कर। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पिंटू नाम का यह कंपाउंडर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहा था। ये कोरोना से मर चुके मरीज के नाम पर इंजेक्शन हासिल करता और फिर उसे ऊंचे दाम पर बेच देता। लेकिन भागलपुर के ड्रग विभाग को इसकी जानकारी हो गई और इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कंपाउंडर पिंटू के साथ उस हॉस्पिटल के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है जहां से ये रेमडेसिविर इंजेक्शन लिया करता था। नकली बन करके कि हमारा पेशेंट है, पल्स हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके नाम से हमको रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए। और जिस पेशेंट का नाम बता रहा है उस पेशेंट का डेथ हो चुका है और उसके नाम पर ही गलत तरीके से लेना चाह रहा था। और इसकी सूचना हम लोग को लगी तो हम लोग तुरंत मुकुल ट्रेडर्स पहुँचे, उस लड़के से पूछताछ किए तो वो दलाल निकला है। उस पर हम लोग यहाँ कोतवाली थाना में FIR कर रहे हैं। पुलिस के हत्थे चढ़ा ये शख्स दिल्ली के अग्रसेन हॉस्पिटल का चौकीदार है। लेकिन इसकी काली करतूतों के बारे में जब आपको पता चलेगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल प्रहलाद कुमार नाम का ये चौकीदार अग्रसेन हॉस्पिटल से रेमडेसिविर इंजेक्शन चुराता था और फिर उसे ऊंचे दाम पर बेच देता था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रहलाद कुमार रोहिणी के अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में पिछले 2 साल से गार्ड की नौकरी कर रहा था। कोरोना महामारी के दौरान इसकी ड्यूटी कोविड वार्ड में लगी थी। इसी दौरान इसने इंजेक्शन चुराने का धंधा शुरू किया। जब पेशेंट सो जाते थे तो ये उनके ट्रे से इंजेक्शन निकाल लेता था। इसके बारे में जानकारी मिली तो पुलिस ने नकली कस्टमर बनकर इसे जाल में फंसाया। प्रहलाद कुमार ने एक इंजेक्शन की कीमत 20,000 रुपए मांगी, जबकि उस इंजेक्शन की कीमत 3,500 रुपए ही है। पुलिस ने प्रहलाद को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 3 इंजेक्शन बरामद किए। आरोपी प्रहलाद के पास से एक मोटरसाइकिल भी पुलिस की टीम ने जब्त की है। कोरोना काल में एम्बुलेंस से मनमाना पैसा वसूलने के मामले में एक MBBS डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। यह मामला भी दिल्ली का ही है। पुलिस के मुताबिक पेशे से डॉक्टर ये शख्स एक एम्बुलेंस का मालिक भी है। ये कोरोना काल में जरूरतमंदों को एम्बुलेंस देने के बदले उनसे 3 गुना किराया वसूल रहा था। एक पीड़ित को गुरुग्राम से लुधियाना छोड़ने के एवज में इसने 1,20,000 रुपए वसूले। जी हाँ, सही सुना आपने, 1,20,000 रुपए। अब आप ही सोचिए, क्या इस जैसा शख्स डॉक्टर कहलाने के लायक है? कोरोना काल में कुछ लोग जरूरी दवाइयों, ऑक्सीजन सिलेंडर और इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो कोविड की फर्जी रिपोर्ट तैयार करने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक गिरोह का मुंबई के काला चौकी इलाके में भंडाफोड़ हुआ। दरअसल स्वामी पैथोलॉजी नाम की इस लैब में बिना स्वैब लिए ही कोविड रिपोर्ट बनाई जा रही थी।
इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, तो लैब से एक मोबाइल, कंप्यूटर और 2 कोविड की फर्जी रिपोर्ट जब्त की है। ऐसे ही लोगों से आज पूरा देश पनाह मांग रहा है। ऐसे ही लोगों के खिलाफ आज पूरा देश सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है और न्यूज़ 18 लगातार संकट काल के ऐसे ही गिद्धों का चेहरा बेनकाब कर रहा है, क्योंकि ये किसी एक के नहीं बल्कि पूरे समाज और समूचे देश के दुश्मन। कोरोना की महामारी में कुछ ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं जो लोगों की मजबूरी का सौदा अपने मुनाफे के लिए ही करते हैं। उन्हें इंसानियत से शायद कोई लेना देना नहीं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है नोएडा से, जहां पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो न सिर्फ रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करता था बल्कि नकली रेमडेसिविर बनाकर लोगों की जान से खिलवाड़ करता था। पुलिस ने इस सिलसिले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है जो निमोनिया के काम आने वाले जेनरिक मेरोपेनम इंजेक्शन का लेबल हटाकर उसे रेमडेसिविर के नाम से मुंह मांगी कीमत पर बेच रहे थे। ऐसे लोगों को लेकर देखकर शर्मिंदगी होती है कि ये लोग इंसान होकर भी महामारी में किस तरह इंसानियत का सौदा करने पर आमादा हो जाते हैं। हालांकि पुलिस ने भी ऐसे गिद्धों पर अपनी नजर टिका दी है और मध्य प्रदेश सरकार ने तो बाकायदा ऐसे लोगों को पकड़कर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में डालने तक का आदेश दे दिया है। मुनाफाखोरी के ऐसे ही 6 गिद्ध मध्य प्रदेश पुलिस ने देवास से गिरफ्तार किए जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे। पुलिस ने इस सिलसिले में जिन 6 लोगों को के गिरोह को पकड़ा है उनमें से 2 को तो जेल भेजा गया, जबकि 3 के खिलाफ एनएसए की सख्त धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बाकी इन लोगों से पूछताछ करके इनके फैले हुए नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश जारी है। ऐसे लोगों को देखकर शर्मिंदगी होती है कि ये लोग इंसान होकर भी महामारी में इस तरह मुनाफाखोरी के गिद्ध बन गए हैं। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला सच ये है कि कोरोना से जुड़ी हर दवा, हर इंजेक्शन, मेडिकल संसाधन और छोटी बड़ी चीज सबकी सप्लाई चेन में रुकावट डाली गई है। ये कोरोना वायरस जीवी गिद्धों की साजिश है जो कालाबाजारी की सबसे बड़ी चेन बनकर बैठे हैं। जैसे ही बाजार में किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी आपूर्ति करने के बजाय जमाखोर गिद्धों का गैंग सक्रिय हो जाता है। वो कुछ दिनों के लिए सप्लाई रोकने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। इसके बाद डिमांड और बढ़ती है तो मुनाफाखोर जमा की हुई चीजें बाजार में धीरे धीरे और काला बाजार में तेजी से सप्लाई करने लगते हैं। न्यूज़ 18 पर देश के कई शहरों में घूम रहे देशद्रोही गिद्धों को बेनकाब होते देखिए। जहां जहां कोरोना के मरीज हैं वहां वहां उन्हें लूटने वाले गिद्ध आपको मिल जाएंगे। ये गिद्ध इतने शातिर हैं कि मुनाफाखोरी और कालाबाजारी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो वहीं पुलिस से बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पंजाब में मुनाफाखोरों और कालाबाजारी करने वाले गिद्धों का ऐसा ही एक वीडियो वायरल है। पंजाब के रोपड़ जिले में भाखड़ा डैम की नहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की जैसे बाढ़ आ गई। नदी के पानी में 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में रेमडेसिविर इंजेक्शन बहा दिए गए। ये बताने की जरूरत नहीं कि एक एक रेमडेसिविर के लिए देश में कोरोना मरीज दिन रात तड़प रहे हैं। एक एक इंजेक्शन के लिए उनके परिवार के लोग भटक रहे हैं। रोपड़ जिले के सलेमपुर में कुछ लोगों ने जब नदी में रेमडेसिविर इंजेक्शन बहते हुए देखे तो फौरन पुलिस को सूचना दी, साथ ही वीडियो भी बनाया। पुलिस ने सैकड़ों की संख्या में नदी में बहते रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए। पुलिस के मुताबिक कालाबाजारियों ने इनकी जमाखोरी की होगी। बाद में जब रेमडेसिविर बेचने को लेकर प्रशासन की सख्ती बढ़ी तो कार्रवाई से बचने के लिए इन्हें नदी में बहा दिया। पुलिस ने नदी से बरामद किए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन जांच के लिए भेज दिए हैं ताकि पता लगाया जा सके कि ये असली है या नकली। इंजेक्शन की पैकिंग वाले बैच नंबर से ये मालूम करने की कोशिश हो रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में रेमडेसिविर कहां से आए और किसने इनकी जमाखोरी की। दिल्ली में कोरोना का कहर बढ़ते ही कालाबाजारी करने वाले गिद्धों ने न केवल ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और रेमडेसिविर इंजेक्शन बल्कि ऑक्सीजन लेवल बताने वाले ऑक्सीमीटर की भी जमाखोरी शुरू कर दी है। इसलिए दवा की दुकानों पर ऑक्सीमीटर की भारी किल्लत हो गई है।
इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के पीछे गोल मार्केट में, जहां पर कुछ सीरीज में आपको केमिस्ट शॉप्स नजर आएंगी। आज इन शॉप्स में चलते हैं और पूछते हैं कि क्या ऑक्सीमीटर की अवेलेबिलिटी यहां पर है, और अगर है तो उनकी कीमत फिलहाल इन शॉप्स में क्या है। आइए। मेडिकल स्टोर वालों ने न्यूज 18 की टीम को बताया कि कैसे दिल्ली में कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू होते ही जमाखोरों ने कालाबाजारी के लिए ऑक्सीमीटर की सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाया। इसी का नतीजा है कि जो ऑक्सीमीटर फरवरी तक 800 रुपए का मिल रहा था, अब वही 3000 रुपए में मिल रहा है। ऑक्सीमीटर है, ऑक्सीमीटर क्या है अभी रेट, क्या चल रहा है सर? नहीं, बस प्राइस बता दीजिए। प्राइस मैम उसका 4900 है। अच्छा, 3900 विद बिल प्राइस MRP हाँ 3000 का देते हैं। अच्छा, तो ये आप विद बिल के साथ ही देते हैं? जी मैम। दिल्ली में ऑक्सीमीटर की जमाखोरी और कालाबाजारी को लेकर न्यूज 18 को एक और हैरान करने वाला सच पता लगा है। दवा दुकानदारों के मुताबिक अब मार्केट में ब्रांडेड ऑक्सीमीटर के बजाय चाइनीज और नकली ऑक्सीमीटर भी 1,500 से 2,000 रुपए में बिक रहे हैं। ये ब्रांडेड है, ये नॉन ब्रांडेड है। फ्रंट पे भी इसमें कोई वो नहीं है। तो अच्छा ये बताइए, ये जिस तरीके ये आप बता रहे कि ये आप बेचते हैं, पर ये जो नॉन ब्रांडेड है, और ये कितने रुपए तक के बाहर बिकते होंगे अभी? इसका अब ये हर किसी की अपनी हुआ है। 900 का, 1000 का, 1100 का, 1200 का, यही इसी गैपिंग में है। 1200, 1300, 1000, 900 इस रेट का है। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ जो प्रियांश हमें बताना चाह रहे हैं वो ये कि जब आप अभी दाम जो है वो पीछे से बढ़कर आ रहे हैं क्योंकि शॉर्टेजेस हैं, डिमांड बहुत ज्यादा है, और ऐसे में अगर आप पैसे देकर ऑक्सीमीटर खरीद रहे हैं और इतना पैसा देकर खरीद रहे हैं, तो कम से कम इस चीज का ध्यान रखें कि जो ऑक्सीमीटर खरीद रहे हैं उसके पीछे बारकोड हो, ब्रांड का नाम हो, ताकि आपको ये जानकारी रहे कि आपने सही चीज खरीदी है। बिल जरूर लें, क्योंकि गारंटी वारंटी का जो भी चक्कर होता है वो बिल के साथ ही सॉल्व होता है, और ऐसे में जो घटिया ऑक्सीमीटर है उन पर पैसे ना लगाएं, क्योंकि आप पैसे भी लगाएंगे, रीडिंग्स भी गलत आएगी, उससे आपके लिए कोई फायदा नहीं। दिल्ली के सबसे बड़े मार्केट कनॉट प्लेस में मेडिकल स्टोर्स पर ऑक्सीमीटर की भारी किल्लत है। दिन रात लोग ऑक्सीजन का लेवल चेक करने वाले ऑक्सीमीटर की तलाश में भटक रहे हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ जायजा लेंगे कि ऑक्सीमीटर की क्या स्थिति है। मेडिकल शॉप में कितने में बेचा जा रहा है, पहले से क्या अधिक दाम में बेचा जा रहा है, यहाँ के लोगों से बात करेंगे जो दिन रात ऑक्सीमीटर या बाकी दवाइयाँ मेडिकल सामग्रियाँ बेचते हैं। आपका नाम? ऋषभ, ये बताइए कि ऑक्सीमीटर की डिमांड बहुत बढ़ गई है। हाँ जी सर। आपके शॉप में रोज कितने लोग ऐसे हैं जो ऑक्सीमीटर लेने आते हैं? कीमत में कितना फर्क आया है, क्योंकि मुनाफाखोरी और कालाबाजारी भी हो रही है? इसके अलावा आपके पास कितना मौजूद है? सर अभी तो बहुत ऑक्सीमीटर की डिमांड है, अभी तो आ भी नहीं रहे हैं पीछे से, और हर रोज कस्टमर्स आते हैं, उनको हम पूरा नहीं कर पाते। दुकानदारों के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के बाद ऑक्सीमीटर की डिमांड बढ़ गई, जिसके बाद सप्लाई चेन बिगड़ गई। इसकी वजह से 1000 वाला ऑक्सीमीटर 2200 रुपए में बिक रहा है। लेकिन इसकी कीमत में क्या फर्क आया है? सर ये पहले 1000-1200 तक का बेचते थे, अब यही ऑक्सीमीटर 2200 रुपए का मिलता है, और वो भी पूरे कस्टमर्स कहते हैं कि जितने का भी आप दो। ये और आप लोग भी इसे बेचते हैं, तो जो फर्क आया है ये बताइए, क्या हर कंपनी की कीमतों में फर्क आया है? पहले की कीमत और अभी की कीमत में फर्क क्या आया है ऑक्सीमीटर के? पहले की कीमतों से अब की कीमतों में बहुत ज़्यादा फर्क है। पहले की हर कंपनी का अलग अलग रेट आता था, बट आज की डेट में कंपनी सेम रेट के अकॉर्डिंग चल रही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बट ये है कि मिल जाता, वही बहुत बड़ी बात है। कस्टमर इस टाइम बहुत डिमांड में है इस टाइम। दिल्ली में जैसे जैसे कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, वैसे वैसे मेडिकल स्टोर्स पर भीड़ भी बढ़ती जा रही है। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही लोग ऑक्सीमीटर खरीदने लगते हैं। हड़बड़ी में लोग परिवार में जितने लोग पॉजिटिव हैं, उन सब के लिए ऑक्सीमीटर खरीद कर ले जा रहे हैं। ऐसे में डिमांड बहुत बढ़ गई है और मुनाफाखोर इनकी कालाबाजारी के लिए सप्लाई चेन में अलग अलग तरह से रुकावट पैदा कर रहे हैं। कोविड से जुड़े इस दौर में उससे जुड़े उपकरण और इलाज करने के लिए जो दवाइयां हैं उनके दाम बहुत ज़्यादा हैं। एक शख्स है हमारे साथ, आप देख सकते हैं कि इन्होंने अभी इस वक्त ऑक्सीमीटर लिया है, और जो ऑक्सीमीटर पहले 800 से 1000 का था वो उन्होंने इस वक्त करीब 2500 का लिया। हम उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि अभी क्या लिया है आपने? ऑक्सीमीटर
ऑक्सीमीटर पूरी आपने क्या पूछा, कितने में लिया? 2500। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या ने डिमांड और सप्लाई के सभी पैमानों को ध्वस्त कर दिया है। मुनाफाखोर इन्हीं हालात का फायदा उठा रहे हैं। 2 महीने पहले तक 800 रुपए में मिलने वाला ऑक्सीमीटर अब खुलेआम 2500 रुपए में बिक रहा है। 5,000 मिलेगा, 5,000 लेना पड़ेगा आदमी को। जान बचाने के लिए 5,000 10,000 मिलेगा, लेना पड़ेगा। गरीब आदमी मर जाएगा, क्षमता नहीं गरीब आदमी खरीदने की। वो 10,000 भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो इस तरीके से लोग हैं जो इस महंगे दामों में ले रहे हैं उपकरण, ऑक्सीमीटर्स या फिर नेबुलाइजर्स या फिर उससे जुड़े सामान है। ये दौर है, चल रहा है और कुल मिलाकर परेशानी का जो सामना करना पड़ रहा है जो इसको खरीदने वाले लोग हैं। यूपी के गाजियाबाद में भी कोरोना काल के गिद्धों की मुनाफाखोरी का पर्दाफाश हुआ है। कोतवाली इलाके में पुलिस टीम ने छापा मारकर ऑक्सीजन फ्लो मीटर की कालाबाजारी करने वाले 3 गिद्धों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये लोग ऑक्सीजन सिलेंडर में लगने वाले फ्लो मीटर की जमाखोरी करके उनकी कालाबाजारी कर रहे थे। एक फ्लो मीटर जिसकी कीमत 1 से 1,500 रुपए होती है, उसके लिए 4,000 रुपए तक वसूलते थे। इन गिद्धों के कब्जे से 8 ऑक्सीजन फ्लो मीटर, 1 लाख रुपए कैश और एक इको स्पोर्ट कार बरामद की गई है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। हर रोज कोरोना मरीजों की संख्या और मौत के आंकड़ों ने सबको बेहाल कर रखा है। लेकिन मरीजों की जान बचाने में काम आने वाली दवाओं की कालाबाजारी भी चरम पर है। नासिक में पुलिस ने 2 ऐसे गिद्धों को गिरफ्तार किया है जो 40,000 रुपए का इंजेक्शन 4-4 लाख रुपए में बेच रहे थे। पुलिस ने कोरोना मरीजों की जरूरत वाले इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे इन गिद्धों से कई इंजेक्शन बरामद किए हैं। पुलिस को गिद्धों के गैंग से जुड़े बाकी लोगों की तलाश है। न्यूज़ 18 ने ठाना है हर गिद्ध को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना है, क्योंकि हम ऐसे कालाबाजारियों और मुनाफाखोरों को देश में कोरोना मरीजों का दर्द नहीं बढ़ाने देंगे। कोरोना महामारी के हाहाकार के बीच एक बहुत बड़ी राहत की खबर भारत से ही आई है। दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान भारत आ चुका है। एंटोनोव 124 ब्रिटेन से कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राहत सामग्री लेकर दिल्ली के हवाई अड्डे पर उतर चुका है। यह कार्गो विमान 3 बड़े ऑक्सीजन प्लांट और 1,000 से ज्यादा वेंटिलेटर लेकर भारत पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक इस विमान के भारत पहुंचने के बाद कस्टम क्लियरेंस की प्रक्रिया को तेज करके इस राहत सामग्री को जल्द से जल्द अलग अलग अस्पतालों में पहुंचाने का काम किया जाएगा। न्यूज 18 इंडिया लगातार आपको एक्सक्लूसिव दृश्य दिखा रहा है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नई दिल्ली से T3 पर हम आ पहुंचे हैं, टारमैक पर, जहां पीछे आप देख सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एंटोनोव 124 आ पहुंचा है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि इसमें 3 मैसिव ऑक्सीजन जनरेटर्स पहुंचे हैं और 1000 के करीब वेंटिलेटर्स भी यूनाइटेड किंगडम से पहुंचे हैं। आप देखते हैं इस एंटोनोव 124 की खासियत यह है कि जो उसकी नोज है वो ऊपर की ओर जा सकती है। खास तौर पर जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देखे गए हैं वो एयरफोर्स के भी है, बाकी दुनिया भर में उनमें ऐसी खासियत नहीं है। आप देख सकते हैं कॉकपिट अंदर है, लेकिन इसका जो नोज है वो ऊपर जा सकता है। और ये देखिए ये कैसे खुल रहा है। और इसके अंदर जो जायंट कार्गो है, मैसिव कार्गो है, कई टनों का, 40 टन का एक कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन जनरेटर है, जो कई हजारों लोगों की जो है मदद करेगा। सिर्फ राष्ट्रीय कैपिटल राजधानी नई दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में। आप देख सकते हैं कि अंदर इसके क्रू के लोग हैं जो कि तकनीकी जितनी भी सहायता अभी कर रहे हैं और तकनीकी जो एक बार स्टेप्स हैं वो ले रहे हैं ताकि पूरा ये जो एयरक्राफ्ट है इसको एक जो है ट्रॉली की तरह नीचे की ओर आया जाए और उसके बाद जो हाई डेंसिटी और हाई जो सारा लगेज है और जो सारा कार्गो है उसको बाहर लाया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मदद यूनाइटेड किंगडम से भारत की ओर। आप देख सकते हैं ये सारे वेंटिलेटर हैं जो सामने नजर आ रहे हैं और उसके पीछे 3 बड़े ऑक्सीजन जनरेटर हैं जो कल ESIC अस्पताल जिलमिल में लेके जाएगा। कल सुबह से ही भारत सरकार के सूत्र हमें कह रहे हैं कि ये ऑक्सीजन जनरेटर जो है लोगों की सहूलियत के लिए ESIC अस्पताल में ले लिया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम भारत के लिए। कई विमान ऐसे ही आ रहे हैं, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि दुनिया भर का सबसे बड़ा कार्गो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। सोवियत के एरा में भी, कोल्ड वॉर में इसको इस्तेमाल किया जाता था और एंटोनोव 124 नई दिल्ली की भूमि पर आ पहुंचा है।
लेकिन त्रासदी अभी भी जारी है, लोग अभी भी मर रहे हैं, लोग अभी भी कोरोना वायरस पैंडेमिक से जूझ रहे हैं। तो खासकर ये मदद उन लोगों के लिए जो अभी भी बेड का सहारा ले रहे हैं, ऑक्सीजन का सहारा ले रहे हैं नई दिल्ली और बाकी राज्यों में। इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद कुमार के साथ आदित्य राजकौल, न्यूज़ 18 इंडिया के लिए। ब्रिटेन ने विमान से 1000 वेंटिलेटर और 3 ऑक्सीजन प्लांट भेजे हैं। इसके अलावा दूसरे मेडिकल उपकरण भी ब्रिटेन ने संकट में भारत भेजे। न्यूज़ 18 इंडिया पर आप ये एक्सक्लूसिव दृश्य देख सकते हैं टारमैक से, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है नई दिल्ली का। वहां के T3 टर्मिनल पर ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो मिलिट्री एयरक्राफ्ट पहुंचा है और अब अनलोड हो रहा है दुनिया का सबसे बड़ा जो ऑक्सीजन प्लांट है। आप देख सकते हैं 3 ऐसे प्लांट यूनाइटेड किंगडम ने भारत के लिए इंटरनेशनल एड के तौर पर भेजे हैं, जब कोरोना वायरस के नंबर जो हैं बहुत ही बढ़ रहे हैं। नई दिल्ली में 4 लाख से ज़्यादा केस हर दिन आ रहे हैं, 4000 से लोग ज़्यादा की मृत्यु भी हो रही है। दिल्ली खासकर जो है इस त्रासदी से जूझ रहा है। आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन प्लांट जो है इस ट्रक पर रखा जा रहा है, अनलोड किया जा रहा है और इसको इमीडिएटली विदाउट एनी जो है ब्यूरोक्रेटिक डिलेज या रेड टेपिज्म लिया जाएगा अस्पतालों में। 3 महत्वपूर्ण अस्पताल हैं दिल्ली में जिनमें इसको इमीडिएटली रश किया जाएगा। जैसे ही ये ट्रक में ये सामान आ जाएगा, इसको बाहर लिया जाएगा, कस्टम्स इमीडिएटली क्लियर करेगी और एनडीआरएफ को सौंप देगी। एनडीआरएफ इंश्योर करेगा कि कुछ ही घंटों में ये अस्पताल भी पहुंच जाए और 12 से 24 घंटे। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय रंजीत दास जी और हमारी नवनिर्वाचित विधायक बहन नंदिता जी, इन लोगों की ओर से नाम का प्रस्ताव भी हुआ और नाम का समर्थन भी हुआ। मैंने सभी विधायकों को बैठक कर पूछा कि कोई और नाम आप सबके जहन में है, तो कोई अन्य नाम नहीं आया। जिन बंधुओं के मैंने नाम लिए उन तीनों लोगों ने हमारे सरकार में वरिष्ठ मंत्री के रूप में जिन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया, ऐसे श्री हेमंत विश्वा शर्मा जी के नाम का प्रस्ताव विधायक दल के नेता के रूप में दिया। विधायक दल में इस प्रस्ताव के अलावा कोई भी प्रस्ताव उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए सर्वसम्मति से मैं पर्यवेक्षक के नाते विधायक दल की बैठक में आसाम राज्य भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल नेता के रूप में श्री हेमंत विश्वा शर्मा को इस अवसर पर घोषित करता हूं। सभी विधायकों से अनुरोध है नए मुख्यमंत्री होंगे, इसका ऐलान नरेंद्र तोमर ने कर दिया। हमारे सहयोगी यतेंद्र फोन लाइन पर मौजूद हैं। यतेंद्र, जैसे कि चर्चा थी, अब हेमंत बिस्व शर्मा असम के नए मुख्यमंत्री होगी, सस्पेंस खत्म? देखिए, बिल्कुल आज सुबह ही न्यूज़ 18 इंडिया ने एक खबर चलाई थी कि हेमंत बिस्वा के नाम पर पार्टी अलकमा ने मोहर लगा दी और केवल औपचारिक ऐलान होना बाकी है, जो 12 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई थी उसमें होना, और अब वो ऐलान भी औपचारिक तौर पर बीजेपी पार्टी की तरफ से पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कर दिया है। और साफ है कि अब कल यानी कि सोमवार को हेमंत बिस्व शर्मा नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। आज 1 बजे एनडीए की बैठक असम में बुलाई गई है, जो एनडीए असम में जो सहयोगी दल एनडीए के हैं उनकी बैठक होगी और वहां पर से भी औपचारिक तौर पर उनके नाम पर मोहर लगाई जाएगी और उसके बाद 4 बजे शाम को राज्यपाल से मिलने हेमंत बिस्व शर्मा जाएंगे और जो विधायक हैं, विधायक दल एनडीए और बीजेपी, उनका समर्थन पत्र उनको सौंपेंगे और औपचारिक तौर पर अपना दावा पेश करेंगे। और माना यही जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि कल उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा, यानी कि नए मुख्यमंत्री के तौर पर कल हेमंत बिस्व शर्मा शपथ ले लेंगे। जी, तो कल उनकी ताजपोशी होगी। और यतेंद्र, ये जीत इस बार इसलिए भी अहम थी और कहा जाए कि इतिहास रचा था बीजेपी ने, क्योंकि पिछले 70 सालों में असम में ऐसा कभी नहीं हुआ कि दूसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार की सत्ता में वापसी हुई है और सेहरा हेमंत के सिर बंधा है।
देखिए बिल्कुल ये काफी बड़ी जीत बीजेपी के लिए माना जा रहा है, क्योंकि लगातार दूसरी बार जीतना अपने आप में किसी भी पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि है, खासकर असम का जो राजनीतिक इतिहास रहा है, तो ऐसे में इसको और ज्यादा इसकी महत्वता अपने आप में बढ़ जाती है। लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ी कशमकश का दौर चला बीजेपी में, और कल पार्टी आलाकमान ने दोनों ही नेताओं को, जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल, उनको भी बुलाया और हेमंत बिश्व शर्मा को भी बुलाया, क्योंकि दोनों ही तरफ से लगातार दावेदारी पेश की जा रही थी कि सर्बानंद सोनोवाल का कहना यही था, जो उनका दावा था कि उनके मुख्यमंत्री पर रहते हुए ही बीजेपी को इतनी बड़ी जीत एक बार फिर से मिली है। लेकिन वहीं हेमंत बिश्व शर्मा ने साफ तौर पर पार्टी आलाकमान को मैसेज दे दिया है, ताकि उनके चुनावी रणनीतिक कौशल की वजह से और जो उनके जो टिकटों में बंटवारे में भूमिका रही, उनकी वजह से ही एक बड़ी जीत मिली है। और दोनों ही के अपने अपने दावे थे, लेकिन आपको क्या लगता है कि सेकेंड टर्म में क्यों हेमंत बिश्व शर्मा सर्बानंद सोनोवाल से आगे निकल गए? देखिए, जहां तक हेमंत बिश्व शर्मा की बात करें, हेमंत बिश्व शर्मा अपने आप में एक बड़ा चेहरा असम की राजनीति में जाना जाता है। वो कांग्रेस को भी छोड़कर इसी वजह से आए थे कि उनको मुख्यमंत्री बनना था, उनकी महत्वाकांक्षा थी, और इस बात को तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इस बात को समझा और उन्होंने हेमंत बिश्व शर्मा को अपनी पार्टी में शामिल कराया, क्योंकि अमित शाह समझते थे कि हेमंत बिश्व शर्मा काफी दमदार नेता हैं और उनका प्रभाव कई असम की ज्यादातर सीटों पर उनका प्रभाव है, और केवल असम नहीं, नॉर्थ ईस्ट में जितने भी राज्य हैं उन सभी पर उनका खासा प्रभाव है। इसको लेकर जो चुनाव की रणनीति बनाई गई थी वो हेमंत बिश्व शर्मा को साथ रखकर बनाई गई, तो शायद यही कारण था कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के होने के बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया गया। हेमंत बिश्व शर्मा को हर राजनीतिक लहजे से हर महत्वपूर्ण जो टीम होती है बीजेपी की उसमें रखा गया और उनको आगे रखकर ये चुनाव लड़ा गया, और जो लोकल सपोर्ट है खासकर वो भी हेमंत बिश्व शर्मा के साथ था। खासकर जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव है, जो असम से सांसद हैं दिलीप सेकिया, वो खुलकर हेमंत बिश्व शर्मा के साथ आ गए थे, जिसकी वजह से लोकल आरएसएस भी हेमंत बिश्व शर्मा के साथ खड़ा हुआ नजर आया। और जो जहां तक अब बड़े महत्वपूर्ण जो रीजन की अगर बात करें तो यही था कि जो बीजेपी के कोर मुद्दे होते हैं उनको लेकर हेमंत बिश्व शर्मा ने साफ कर दिया था और अपनी कार्यशैली से दिखा दिया था कि अगर वो बड़े फैसले ले सकते हैं जो संघ चाहता है, जो बीजेपी चाहती है, तो हेमंत बिश्व शर्मा उसमें हिचकिचाएंगे नहीं। और शायद यही एक बड़ा फैक्टर रहा कि उनकी स्पष्ट कार्यशैली को देखते हुए इस बार बीजेपी आलाकमान ने उनके नाम पर मोहर लगाई है। और जो सर्बानंद सोनोवाल थे, क्योंकि एक हफ्ता हो चुका है चुनावी नतीजों को आज, और नतीजे आने के बाद लगातार वो भी अपनी दावेदारी ठोक रहे थे, तो दोनों बड़े नेताओं के बीच में कोई मतभेद ना हो तो क्या सोनोवाल को कोई और जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से घमासान मुख्यमंत्री पद को लेकर मचा हुआ था उसको देखते हुए बीजेपी आलाकमान, खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली। कल दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष भी इस मीटिंग में रहे और एक एक करके दोनों ही नेताओं को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बुलाया गया। सबसे पहले हेमंत बिश्व शर्मा को बुलाया गया, उनकी दावेदारी पर बातचीत हुई और जो राजनीतिक हालात है उनको देखते हुए हेमंत बिश्व शर्मा को फिर सर्बानंद सोनोवाल के सामने बैठाया गया। सर्बानंद सोनोवाल को समझाया गया कि पार्टी के हित में और राज्य के हित में तो माथापच्ची चली है, तो क्या सर्बानंद सोनोवाल अब केंद्र में आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जो आपने जो सवाल किया वो यही था कि सर्बानंद सोनोवाल को पार्टी आलाकमान का मैसेज बताया गया है कि पार्टी चाहती है कि वो इस्तीफा दे, और उसके बाद सर्बानंद सोनोवाल को एक तरह से संतुष्ट किया गया कि उनकी भूमिका मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा होने के बाद खत्म नहीं की जाएगी, उनको सेंटर में महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी। जो सूत्र बता रहे हैं उनको कैबिनेट मंत्री बाद में जब भी मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाकर यहाँ दिल्ली में लाया जाएगा। इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री बनने से पहले भी वो मोदी सरकार का हिस्सा थे। तो अब सूत्रों का यही दावा है कि एक बार फिर से सर्बानंद सोनोवाल को मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। ठीक है यतेंद्र, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर असम से है। यहाँ पर हेमंत बिश्व शर्मा अगले मुख्यमंत्री होंगे, कल उनकी ताजपोशी होगी, शपथ ग्रहण होगा, और जो एक हफ्ते से सस्पेंस जारी था वो अब खत्म हो चुका है। देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 4,03,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। हालांकि एक दिन में 3,86,000 मरीज ठीक होकर घर लौटे, जो अच्छी खबर है। लेकिन कोरोना से मौत के आंकड़ों में कोई कमी नहीं आई और बीते 24 घंटों में
4092 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली सरकार ने कोरोना की वजह से एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन को और बढ़ा दिया। मतलब ये कि अब दिल्ली में 17 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस बार लॉकडाउन पहले से ज्यादा सख्त होगा, क्योंकि इस बार राज्य सरकार ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए मेट्रो को भी बंद कर दिया है। लॉकडाउन के समय सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही आने जाने की इजाजत होगी। दिल्ली में कोरोना के केस में कमी तो आई है, लेकिन अभी भी शहर में 20,000 केस रोजाना सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया और लोगों से मास्क पहनने और घरों में रहने की अपील की है। मजबूरीवश अभी एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन ख़त्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को 5 बजे तक के सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है और इस बार थोड़ा सा और सख्त किया जा रहा है। कल से दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलना बंद हो जाएंगी। हमारी कोशिश है कि जितना ज़्यादा इसको लॉकडाउन को सख्त किया जाएगा उतना तेज़ी से हम सब लोग कोरोना पे काबू पा पाएंगे। मेरी आप सबसे निवेदन है, जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने सरकार का साथ दिया, जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने पूरा लॉकडाउन का पालन किया, इसी तरह से आने वाले समय में भी आप सब लोग लॉकडाउन का पालन करेंगे। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में 17 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया है। अब राज्य में 17 मई की सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इस बीच जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को आने जाने की इजाजत होगी। यूपी में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 28,902 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं एक दिन में 26,780 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक काफी मरीजों का इलाज अस्पतालों में चल रहा है और अगर हम एक्टिव मरीजों की बात करें तो 2,45,000 हैं जिनका इलाज जारी है।